क्यूडा कंकरेंसी के हमारे इस सफ़र में अभी तक हमने स्ट्रीम्स को सीक्वेंशियल कन्वेयर बेल्ट्स की तरह और इवेंट्स को लाइन पर प्रीसाइज स्टॉपवॉच मार्कर्स की तरह ट्रीट किया है। हम जानते हैं कि होस्ट सीपीयू को बिना स्टॉल किए काम को कैसे क्यू अप करना है, मैक्सिमम पीसीआई डीएमए बैंडविड्थ के लिए होस्ट मेमोरी को कैसे पिन करना है और माइक्रोसेकंड तक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हार्डवेयर इवेंट मार्कर्स का यूज कैसे करना है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो आपके रियल वर्ल्ड क्यूडा पाइपलाइंस बनाना शुरू करते ही सामने आता है कि क्या होता है जब आप जीपीयू पर एक साथ मल्टीपल स्ट्रीम्स डालते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑटोनॉमस व्हीकल का विजन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं। वन स्ट्रीम पर आपके पास पूरी सीन के पार वॉल्यूमेट्रिक ऑक्यूपेंसी ग्रिड्स कैलकुलेट करने वाला एक मैसिव हैवी बैकग्राउंड बैच जॉब है। अंदर स्ट्रीम पर एक टाइनी लेटेंसी क्रिटिकल इन्फ्रेंस कर्नेल अचानक फायर होता है क्योंकि एक पेडेस्ट्रियन कर्ब से नीचे उतर जाता है। क्या जीपीयू इन स्ट्रीम वर्कलोड्स को एक जाइंट क्यू में वन आफ्टर अंदर एग्जीक्यूट करता है? क्या वे सिलिकॉन पर साइड बाय साइड रन कर सकते हैं? और अगर दोनों स्ट्रीम्स एग्जैक्ट सेम इंस्टेंट पर कंप्यूट साइकिल्स की डिमांड करती हैं तो जीपीयू हार्डवेयर कैसे डिसाइड करता है कि किसे फास्ट लेन मिलेगी? स्ट्रीम प्रायोरिटीज और कंकरेंट कर्नेल लॉन्च की दुनिया में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम अपने जीपीयू सिस्टम्स शेड्यूलर हेड्स पहनने जा रहे हैं और सिलिकॉन हुड के अंदर देखने जा रहे हैं कि एनवीडिया हार्डवेयर मल्टीपल स्ट्रीम्स से करीब से कर्नेल्स को कैसे आर्बिट्रेट शेड्यूल और कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक, द हार्डवेयर इवोल्यूशन, सिंगल क्यू बॉटलनेक्स से हाइपर क्यू तक मॉडर्न जीपीयू मल्टीपल स्ट्रीम्स को कैसे हैंडल करते हैं। इसे अप्रिशिएट करने के लिए हमें मेमोरी लेन की एक ब्रीफ ट्रिप पर जाना होगा। क्यूडा के शुरुआती दिनों में वन डेकेड से भी पहले इंट्रोड्यूस किए गए केपलर आर्किटेक्चर से पहले जीपीयू फ्रंट एंड में एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेशन थी, एक सिंगल हार्डवेयर वर्क क्यू। भले ही आपके C++ होस्ट कोड ने मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्यूडा स्ट्रीम्स क्रिएट किए हों, क्यूडा ड्राइवर को उन सभी कमांड्स को जीपीयू पर एक सिंगल फिजिकल पाइप में मल्टीप्लेक्स करना पड़ता था। यह डायग्राम एक लेगेसी जीपीयू आर्किटेक्चर को दिखाता है जहां मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को एक सिंगल हार्डवेयर कमांड क्यू में भेजा जाता है, जिससे टास्क के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इंजन तक पहुंचने से पहले पोटेंशियल सीरियलाइजेशन बॉटलनेक्स हो सकते हैं। इस सिंगल क्यू आर्किटेक्चर में एक प्रॉब्लम थी जिसे फॉल्स डिपेंडेंसी सीरियलाइजेशन कहते हैं। अगर स्ट्रीम 1 में कर्नल ए किसी होस्ट इवेंट या मेमोरी कॉपी का वेट कर रहा था तो स्ट्रीम 2 का कर्नल भी, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था, उसके पीछे हार्डवेयर क्यू में फंस जाता था, बिल्कुल फ्रीज होकर। मॉडर्न एरा हाइपर क्यू और हार्डवेयर वर्क क्यूज, इस बॉटलनेक को तोड़ने के लिए एनवीडिया ने हाइपर क्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। मॉडर्न जीपीयू आर्किटेक्चर्स वोल्टा और एम्पियर से लेकर एडा लवलेस और हॉपर तक में एक सोफिस्टिकेटेड फ्रंट एंड कमांड प्रोसेसर होता है जिसे ग्रिड मैनेजमेंट इंजन यानी जीएमआई या सेंट्रल वर्क डिस्ट्रीब्यूटर यानी सीडब्ल्यूडी कहा जाता है, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वर्क क्यूज यानी एचडब्ल्यू क्यूज से बैक्ड होता है। यह डायग्राम हाइपर क्यू टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले एक मॉडर्न पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को दिखाता है जहां इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर क्यूज होते हैं जो एक ग्रिड मैनेजमेंट इंजन में फीड होते हैं, जिससे स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर क्लस्टर में कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो जाता है। आज जब आप इंडिपेंडेंट कूडा स्ट्रीम्स में कर्नल्स लॉन्च करते हैं तो कूडा ड्राइवर हर सॉफ्टवेयर स्ट्रीम को जीपीयू के होस्ट इंटरफेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वर्क क्यू से मैप करता है। ग्रिड मैनेजमेंट इंजन एक साथ सभी हार्डवेयर क्यूज को मॉनिटर करता है। अगर फिजिकल जीपीयू पर फ्री एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो शेड्यूलर ठीक एक ही समय पर कर्नल ए स्ट्रीम 1 और कर्नल बी स्ट्रीम 2 से थ्रेड ब्लॉक्स को पुल कर सकता है और उन्हें अवेलेबल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी एसएम्स पर डिस्पैच कर सकता है। यही कॉन्करेंट कर्नल लॉन्च का एसेंस है, यानी एक ही जीपीयू के अलग अलग पार्ट्स पर एक साथ मल्टीपल डिस्टिंक्ट कूडा कर्नल्स को एग्जीक्यूट करने की हार्डवेयर कैपेबिलिटी। सेक्शन ब्रेक, अंडर द सिलिकॉन हुड, हाउ कर्नल्स शेयर एसएम्स। चलिए इस कॉन्सेप्ट को उस हार्डवेयर माइक्रो आर्किटेक्चर के जरिए समझते हैं जिसे हमने चैप्टर 19.4 में स्टडी किया था और चैप्टर 23.7 के ऑक्यूपेंसी रूल्स के जरिए समझते हैं। एक फिजिकल जीपीयू में स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी एसएम्स का एक क्लस्टर होता है। उदाहरण के लिए एक एनवीडिया RTX 4090 में 128 एसएम्स होते हैं, जबकि एक H100 टेंसर कोर जीपीयू में 132 एसएम्स होते हैं। हर एसएम के अंदर हार्डवेयर एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज का एक लिमिटेड कलेक्शन होता है
जैसे कि फिक्स्ड साइज रजिस्टर फाइल्स, उदाहरण के लिए 64 के 32 रजिस्टर्स पर एसएम, कॉन्फ़िगरेबल एसरैम या शेयर्ड मेमोरी, उदाहरण के लिए अप टू 100 के 228 केबी पर एसएम, मैक्सिमम वार्प स्लॉट्स और थ्रेड ब्लॉक स्लॉट्स, उदाहरण के लिए अप टू 16 या 32 ब्लॉक्स पर एसएम। जब एक कर्नेल लॉन्च होता है तो ग्रिड मैनेजमेंट इंजन इसके पर ब्लॉक रिसोर्स फुटप्रिंट को इवैल्यूएट करता है, जैसे रजिस्टर्स पर थ्रेड, शेयर्ड मेमोरी पर ब्लॉक और थ्रेड्स पर ब्लॉक। अगर कर्नेल एक लाइटवेट प्री प्रोसेसिंग कर्नेल है जो हर एसएम पर सिर्फ 20% रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी को ही यूटिलाइज करता है, तो शेड्यूलर बाकी के 80% हार्डवेयर को खाली नहीं छोड़ता है। अगर कर्नेल बी एक सेपरेट स्ट्रीम में क्यूड है तो हार्डवेयर शेड्यूलर एक्टिवली कर्नेल बी के ब्लॉक्स को उन्हीं सेम एसएम्स पर असाइन कर देगा, जिससे दोनों कर्नेल्स फिजिकल सिलिकॉन पर एक साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकें। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक फिजिकल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, जिसमें टू एक्टिव कर्नल ब्लॉक्स को रजिस्टर्स और शेयर्ड मेमोरी का स्पेसिफिक परसेंटेज ऑक्यूपाई करते हुए दिखाया गया है, जबकि बाकी बचा हुआ हेडरूम एडिशनल टास्क या स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल छोड़ दिया गया है। कॉन्करेंसी प्रीकंडीशन यानी रिसोर्स हेडरूम। एक जीपीयू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रूप में आपको एक वाइटल रूल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कॉन्करेंट कर्नेल एग्जीक्यूशन तभी होता है जब फ्री हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हों। अगर आपका एप्लीकेशन एक मोनोलिथिक कंप्यूट कर्नेल लॉन्च करता है जिसके ब्लॉक्स एसएम के रजिस्टर फाइल या शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन के 100% की डिमांड करते हैं, या फिर अगर इसका टोटल ब्लॉक काउंट चिप पर मौजूद सभी एसएम्स के हर ब्लॉक स्लॉट को पूरी तरह से सैचुरेट कर देता है, तो जीपीयू पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है। उस सिनेरियो में पैरेलल स्ट्रीम में लॉन्च किए गए किसी भी सब्सिक्वेंट कर्नेल को अपने हार्डवेयर वर्क क्यू में बैठना होगा और तब तक वेट करना होगा जब तक कि रनिंग कर्नेल अपने एक्टिव थ्रेड ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करना खत्म नहीं कर लेता। सेक्शन ब्रेक। असाइनिंग प्रायोरिटीज यानी कूडा स्ट्रीम क्रिएट विद प्रायोरिटी। हालांकि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ओवरऑल जीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है, लेकिन जब दो स्ट्रीम्स सेम एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही हों तो ये शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करता है। अगर एक लो प्रायोरिटी बैकग्राउंड बैच कर्नेल और एक लेटेंसी सेंसिटिव रियल टाइम कर्नेल दोनों एक ही समय पर ग्रिड मैनेजमेंट इंजन पर पहुंचते हैं, तो कौन सा पहले डिस्पैच होता है? बाय डिफॉल्ट क्यूडा स्ट्रीम क्रिएट के साथ बनाए गए सभी स्टैंडर्ड क्यूडा स्ट्रीम्स बिल्कुल सेम डिफॉल्ट प्रायोरिटी लेवल शेयर करते हैं। काम को राउंड रॉबिन या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड पॉलिसी का यूज करके शेड्यूल किया जाता है। इसे ओवरराइड करने के लिए क्यूडा आपको क्यूडा स्ट्रीम क्रिएट विद प्रायोरिटी का यूज करके क्रिएशन के दौरान एक स्ट्रीम को एक एक्सप्लिसिट एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी असाइन करने की परमिशन देता है। स्टेप 1 प्रायोरिटी रेंज को क्वेरी करना। प्रायोरिटाइज्ड स्ट्रीम्स बनाने से पहले आपको अपने स्पेसिफिक जीपीयू आर्किटेक्चर के लिए वैलिड प्रायोरिटी रेंज डिटरमाइन करने के लिए क्यूडा ड्राइवर को क्वेरी करना होगा। यह क्यूडा कोड ग्राफिक्स हार्डवेयर से क्वेरी करता है ताकि डिवाइस द्वारा सपोर्टेड वैलिड एग्जीक्यूशन स्ट्रीम प्रायोरिटीज की न्यूमेरिकल रेंज का पता लगाया जा सके, और ये लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों प्रायोरिटी लेवल्स को रिट्रीव करता है। चलिए थोड़ा रुकते हैं और इस फंक्शन द्वारा रिटर्न की गई न्यूमेरिकल वैल्यूज को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यह कन्वेंशन अक्सर डेवलपर्स को हैरान कर देता है। ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे कम सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, आमतौर पर -1 या -2। लीस्ट प्रायोरिटी यानी लोएस्ट प्रायोरिटी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, आमतौर पर 0। न्यूमेरिकल कन्वेंशन रूल। क्यूडा स्ट्रीम शेड्यूलिंग में लोअर नंबर्स का मतलब हायर प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी 0 को स्टैंडर्ड प्रायोरिटी की तरह समझें, जबकि नेगेटिव नंबर्स जैसे माइनस या -2 स्ट्रीम को हाई प्रायोरिटी स्टेटस पर ले जाते हैं। अगर कोई जीपीयू आर्किटेक्चर स्ट्रीम प्रायोरिटीज को सपोर्ट नहीं करता है तो क्यूडा डिवाइस गेट स्ट्रीम प्रायोरिटी रेंज दोनों आउटपुट के लिए 0 रिटर्न करेगा। स्टेप 2 प्रायोरिटाइज्ड स्ट्रीम्स कंस्ट्रक्ट करना। एक बार जब आप वैलिड न्यूमेरिकल रेंज जान लेते हैं तो अपनी टारगेट प्रायोरिटी को क्यूडा स्ट्रीम क्रिएट विद प्रायोरिटी में पास करें। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दिखाता है कि ग्राफिक्स कार्ड पर टास्क एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स के साथ 2 पैरेलल एग्जीक्यूशन पाथ्स कैसे सेट अप किए जाते हैं, जिसमें 1 हाई प्रायोरिटी स्ट्रीम और 1 लो प्रायोरिटी स्ट्रीम एस्टेब्लिश की जाती है। ध्यान दें
कि हमने स्ट्रीम फ्लैग के रूप में क्यूडा स्ट्रीम नॉन ब्लॉकिंग पास किया है। जैसा कि हमने सब टॉपिक 25.2 में सीखा था, नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रीम्स का यूज करना लेगेसी डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम के साथ इम्प्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन को रोकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी प्रायोरिटाइज्ड पाइपलाइंस पूरी तरह से आइसोलेटेड रहें। सेक्शन ब्रेक हार्डवेयर शेड्यूलर प्रायोरिटी को कैसे आर्बिट्रेट करता है। जब आप अलग अलग प्रायोरिटी वाली स्ट्रीम्स को काम सौंपते हैं तो असल में जीपीयू हार्डवेयर के अंदर क्या होता है। मान लीजिए स्ट्रीम लो प्रायोरिटी 0 और स्ट्रीम हाई प्रायोरिटी -1 दोनों में एग्जीक्यूशन के लिए क्यूड कर्नल्स हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक हार्डवेयर शेड्यूलर ग्राफिक्स प्रोसेसर पर कंकरेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स को कोऑर्डिनेट करता है। यह एक अर्जेंट क्विक रिस्पॉन्स प्रेडिक्शन टास्क को दिखाता है जिसका प्रोसेसिंग फुटप्रिंट छोटा है और जो एक नॉन अर्जेंट इंटेंसिव मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के साथ चल रहा है जिसका वर्कलोड काफ़ी मैसिव है। और इन दोनों को एक सेंट्रल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर मैनेज करता है ताकि थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम्स को ऑप्टिमाइज किया जा सके। जब ग्रिड मैनेजमेंट इंजन हार्डवेयर वर्क क्यूज को स्कैन करता है तो डिस्पैच पर क्यू आर्बिट्रेशन के दौरान जीएमआई स्ट्रीम लो से कमांड्स रीड करने से पहले स्ट्रीम हाई से थ्रेड ब्लॉक रिक्वेस्ट्स को इवैल्यूएट करता है। एसएम रिजर्वेशन के समय शेड्यूलर स्ट्रीम हाई के थ्रेड ब्लॉक्स को तुरंत अवेलेबल एसएम्स पर प्लेस करने की कोशिश करता है। टेल एंड प्रीएम्पशन असिस्टेंस के तहत अगर सभी एसएम्स अभी स्ट्रीम लो के रनिंग ब्लॉक्स से ऑक्यूपाइड हैं तो हाई प्रायोरिटी ब्लॉक्स रनिंग ब्लॉक्स के इमीडिएट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन प्रीएम्पशन को फोर्स नहीं कर सकते जब तक स्पेशल कूडा कंप्यूट प्रीएम्पशन फीचर्स एक्टिव न हों। हालांकि जैसे ही स्ट्रीम लो का कोई भी रनिंग ब्लॉक किसी एसएम पर कंप्लीट होता है, शेड्यूलर स्ट्रीम लो में बचे हुए सभी क्यूड ब्लॉक्स को बाईपास करके न्यूली फ्रीड एसएम स्पेस को तुरंत स्ट्रीम हाई के ब्लॉक्स से भर देता है। ये मैकेनिज्म हाई प्रायोरिटी स्ट्रीम्स के लिए लॉन्च लेटेंसी को ड्रेस्टिकली रिड्यूस करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि टाइम क्रिटिकल वर्कलोड्स हार्डवेयर लाइन में सबसे आगे आ जाएं। सेक्शन ब्रेक इंजीनियरिंग पिटफॉल्स जैसे कि स्टारवेशन, इन्वर्जन और ग्रिड साइजिंग। रोबस्ट कंकरेंट सिस्टम्स डिजाइन करने के लिए कई क्लासिक हार्डवेयर पिटफॉल्स से बचना जरूरी होता है। आइए एनालाइज करते हैं कि कैसे प्रायोरिटी इन्वर्जन और ग्रिड ओवर सब्सक्रिप्शन आपके एप्लीकेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिटफॉल 1 नॉन प्रीएम्प्टिव ब्लॉक लॉकआउट और प्रायोरिटी इन्वर्जन। जीपीयू आर्किटेक्चर डिजाइन में एक कॉमन मिस्टेक ये मान लेना है कि एक हाई प्रायोरिटी स्ट्रीम क्रिएट करने से इंस्टेंटेनियस एग्जीक्यूशन की गारंटी मिल जाती है। याद रखें कि स्टैंडर्ड कूडा कर्नल एग्जीक्यूशन ब्लॉक ग्रेनुलर और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। एक बार जब किसी लो प्रायोरिटी कर्नल का थ्रेड ब्लॉक किसी एसएम को असाइन हो जाता है तो यह तब तक चलेगा जब तक कि इसके सिंक थ्रेड्स और फाइनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर आपका लो प्रायोरिटी कर्नल मैसिव थ्रेड ब्लॉक्स से बना है जो इंटरनल लॉन्ग रनिंग लूप्स एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर ब्लॉक 50 मिलीसेकंड्स के लिए रन होना, तो हाई प्रायोरिटी कर्नल लॉन्च करने से वो एक्टिव लो प्रायोरिटी ब्लॉक्स तुरंत किल या सस्पेंड नहीं होंगे। हाई प्रायोरिटी कर्नल हार्डवेयर क्यू के हेड पर तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि एक्टिव लो प्रायोरिटी ब्लॉक्स फिनिश नहीं हो जाते और अपने एसएम स्लॉट्स रिलीज नहीं कर देते। यह डायग्राम एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर पर जीपीयू शेड्यूलिंग लेटेंसी और प्रीएम्पशन की कमी को इलस्ट्रेट करता है। यह एक टाइमलाइन दिखाता है जहां एक लोअर प्रायोरिटी टास्क 50 मिलीसेकंड्स के लिए प्रोसेसर को ऑक्यूपाई करता है। जब इस एग्जीक्यूशन के सिर्फ 2 मिलीसेकंड्स बाद एक हायर प्रायोरिटी टास्क आता है तो उसे अपना एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले करंट टास्क के फिनिश होने तक 48 मिलीसेकंड्स वेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पिटफॉल ग्रिड ओवर सब्सक्रिप्शन और फैट कर्नल्स। अगर आप 500,000 ब्लॉक्स के ब्लॉक ग्रिड साइज के साथ एक लो प्रायोरिटी कर्नल डिस्पैच करते हैं जहां हर ब्लॉक एसएम रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है तो आप जीपीयू के सभी हार्डवेयर स्लॉट्स को पूरी तरह से फिल कर देते हैं। क्योंकि जीपीयू एसएम्स पूरी तरह से सैचुरेटेड हैं, इसलिए आने वाले किसी भी हाई प्रायोरिटी कर्नल को लॉन्च होने में डिले का सामना करना पड़ता है। द आर्किटेक्ट्स रेमेडी ग्रिड साइजिंग और माइक्रो बैचिंग ट्रू कंकरेंट एग्जीक्यूशन और हाई प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिवनेस को इनेबल करने के लिए ग्रिड साइजेस को बैलेंस्ड रखें। हैवी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कर्नल्स को मोनोलिथिक मल्टी मिलियन ब्लॉक लॉन्चेस के बजाय छोटे फाइन ग्रेन्ड ग्रिड चंक्स या माइक्रो बैचेस में लॉन्च करने के लिए डिजाइन करें। हार्डवेयर हेडरूम छोड़ें
अपने कर्नल थ्रेड ब्लॉक डायमेंशंस और डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस को इस तरह कॉन्फ़िगर करें कि कर्नल्स इस एम्स पर कंकरेंट टास्क के आने के लिए जगह छोड़ें। डिपेंडेंसी ऑर्डरिंग के लिए इवेंट्स का यूज करें होस्ट सीपीयू को स्टॉल किए बिना हाई प्रायोरिटी डेटा डिपेंडेंसीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए सब टॉपिक 25.5 से स्ट्रीम प्रायोरिटीज को कूडा स्ट्रीम वेट इवेंट के साथ कंबाइन करें। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल C++ इंप्लीमेंटेशन प्रायोरिटी अवेयर कंकरेंसी। चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक कंप्लीट रनेबल C++ प्रोग्राम में जोड़ते हैं। इस एप्लीकेशन में हम जीपीयू की नेटिव स्ट्रीम प्रायोरिटी रेंज को क्वेरी करेंगे। एक लो प्रायोरिटी स्ट्रीम और एक हाई प्रायोरिटी स्ट्रीम एलोकेट करेंगे। लो प्रायोरिटी स्ट्रीम पर एक हैवी लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड मैट्रिक्स कर्नल लॉन्च करेंगे। हाई प्रायोरिटी स्ट्रीम पर एक फास्ट लो लेटेंसी टारगेट कर्नल लॉन्च करेंगे एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को मेजर करने और ये ऑब्जर्व करने के लिए कि प्रायोरिटीज और हार्डवेयर कंकरेंसी कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सब टॉपिक 25.5 से कूडा इवेंट्स का यूज करेंगे। यह C++ प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट स्ट्रीम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह डिवाइस को उसकी सपोर्टेड प्रायोरिटी रेंज के लिए क्वेरी करता है और 2 डिफरेंट वर्कलोड्स के लिए मेमोरी बफर्स एलोकेट करता है। इसके बाद यह 2 नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स क्रिएट करता है जिसमें से 1 को लोएस्ट प्रायोरिटी और अदर को हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन की जाती है। प्रोग्राम लो प्रायोरिटी स्ट्रीम में कंप्यूटेशनली इंटेंसिव मैथमेटिकल कर्नेल लॉन्च करता है जिसके बाद हाई प्रायोरिटी स्ट्रीम में फास्ट लेटेंसी क्रिटिकल कर्नेल लॉन्च किया जाता है। फाइनली ये दोनों टास्क के एग्जीक्यूशन टाइम्स को मेजर और कंपेयर करने के लिए हार्डवेयर इवेंट्स का यूज करता है जिससे यह डेमोन्स्ट्रेट होता है कि रिसोर्सेज को क्लीन अप करने से पहले कैसे हाई प्रायोरिटी टास्क लोअर प्रायोरिटी बैकग्राउंड वर्क के साथ रन हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन प्रोफाइल को एनालाइज करना। जब आप इस बेंचमार्क को रन करते हैं तो टाइमिंग बिहेवियर पर ध्यान दें। इमीडिएट हाई प्रायोरिटी कंप्लीशन। भले ही हैवी बैकग्राउंड कर्नल को टाइमलाइन पर पहले लॉन्च किया गया था और इसे कंप्यूट करने में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा समय लगा, फिर भी लेटेंसी क्रिटिकल कर्नल उस समय के एक बहुत छोटे हिस्से में खत्म हो जाता है। लाइट एम एस आमतौर पर 0.1 से 0.3 मिलीसेकंड के अंदर होता है। हार्डवेयर को एग्जिस्टेंस ग्रिड मैनेजमेंट इंजन लेटेंसी क्रिटिकल कर्नल के ब्लॉक्स को डायरेक्टली अवेलेबल एसएम स्लॉट्स में रूट करता है जबकि हैवी बैकग्राउंड कर्नल एक्टिवली प्रोसेस कर रहा होता है। दोनों स्ट्रीम्स होस्ट सीपीयू को इंटरवीन या पॉज करने के लिए फोर्स किए बिना कंकरेंटली एग्जीक्यूट हुई हैं। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन स्ट्रीम एग्जीक्यूशन मोड्स। कूडा एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को कैसे मैनेज करता है इसे समराइज करने के लिए आइए उन 3 प्राइमरी वेज को कॉन्ट्रास्ट करें जिनसे वर्क जीपीयू हार्डवेयर के जरिए मूव करता है। यह टेबल 3 स्ट्रीम कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर करती है। सीक्वेंशियल सिंगल स्ट्रीम कंकरेंट मल्टी स्ट्रीम और प्रायोरिटाइज्ड मल्टी स्ट्रीम। एपीआई मैकेनिज्म के लिए सीक्वेंशियल सिंगल स्ट्रीम डिफ़ॉल्ट लेगेसी स्ट्रीम 0 का यूज करती है। कंकरेंट मल्टी स्ट्रीम कूडा स्ट्रीम क्रिएट के साथ बनाए गए मल्टीपल स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स का यूज करती है और प्रायोरिटाइज्ड मल्टी स्ट्रीम कूडा स्ट्रीम क्रिएट विद प्रायोरिटी के साथ बनाए गए स्ट्रीम्स का यूज करती है। हार्डवेयर क्यू मैपिंग के मामले में सीक्वेंशियल सिंगल स्ट्रीम टास्क को एक सिंगल वर्क क्यू में सीरियलाइज करती है। कंकरेंट मल्टी स्ट्रीम उन्हें मल्टीपल हाइपर क्यू हार्डवेयर वर्क क्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करती है और प्रायोरिटाइज्ड मल्टी स्ट्रीम उन्हें एमई प्रायोरिटी फ्लैग्स के साथ हाइपर क्यू क्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करती है। एसएम रिसोर्स शेयरिंग के लिए सीक्वेंशियल सिंगल स्ट्रीम में एक सिंगल कर्नेल कंप्लीशन तक एसएम्स को ऑक्यूपाई करता है जबकि कंकरेंट मल्टी स्ट्रीम में मल्टीपल कर्नेल्स फ्री एसएम थ्रेड ब्लॉक स्लॉट्स को कंकरेंटली शेयर करते हैं और प्रायोरिटाइज्ड मल्टी स्ट्रीम में हाई प्रायोरिटी ब्लॉक्स क्यू हेड पर लो प्रायोरिटी ब्लॉक्स को प्रीएम्प्ट करते हैं। फाइनली सीक्वेंशियल सिंगल स्ट्रीम के लिए आइडियल यूज केस बेसिक सीक्वेंशियल लीनियर एल्गोरिथम्स हैं। कंकरेंट मल्टी स्ट्रीम पीसीआई ईडीएमए कॉपीज को कंप्यूट के साथ ओवरलैप करने के लिए आइडियल है जैसा कि सब टॉपिक 25.3 में बताया गया है। प्रायोरिटाइज्ड मल्टी स्ट्रीम बैकग्राउंड बैचिंग के साथ चलने वाले रियल टाइम इंटरैक्टिव इन्फ्रेंस के लिए सबसे बेस्ट है। सेक्शन ब्रेक समरी स्ट्रीम कंकरेंसी को मास्टर करना। हाइपर क्यू हार्डवेयर क्यूज ऑक्यूपेंसी अवेयर ब्लॉक साइजिंग और स्ट्रीम प्रायोरिटीज को कंबाइन करके आप एक जीपीयू को
एक सिंपल सिंटास्क मैथ इंजन से एक मल्टी टेनेंट हार्डवेयर शेड्यूलर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ प्रायोरिटी अवेयर कंकरेंट प्रोग्रामिंग के लिए गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। एलोकेट करने से पहले क्वेरी करें, हमेशा CUDA डिवाइस गेट स्ट्रीम प्रायोरिटी रेंज चेक करें ताकि आपका कोड अलग अलग NVIDIA GPU जनरेशंस में पोर्टेबल रहे। न्यूमेरिकल इन्वर्शन को याद रखें कि CUDA स्ट्रीम प्रायोरिटीज में जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही हायर प्रायोरिटी होगी। एसएम कैपेसिटी लिमिट्स का रिस्पेक्ट करें क्योंकि कंकरेंसी के लिए हेडरूम की ज़रूरत होती है। अगर कोई कर्नेल एक एसएम की शेयर्ड मेमोरी या रजिस्टर फाइल का 100% यूज करता है तो प्रायोरिटी चाहे जो भी हो, कोई दूसरा कर्नेल उस एसएम को शेयर नहीं कर सकता। बैकग्राउंड स्ट्रीम्स में फैट कर्नेल्स से बचें और लंबे समय तक चलने वाले बैच वर्क को छोटे माइक्रो बैचेस में ब्रेक करें ताकि हाई प्रायोरिटी वर्क बिना नॉन प्रीएम्प्टिव थ्रेड ब्लॉक्स के कंप्लीट होने का वेट किए हार्डवेयर पर लैंड कर सके। अब जब हम समझ गए हैं कि एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड कस्टम स्ट्रीम्स कैसे कंकरेंटली ऑपरेट करती हैं, हमें लगभग हर C++ CUDA कोडबेस में छिपे एक सटल ट्रैप का सामना करना होगा कि क्या होता है जब लेगेसी स्टैंडर्ड स्ट्रीम कोड आपके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड एसिंक्रोनस स्ट्रीम पाइपलाइन के साथ इंटरेक्ट करता है। अगले सेक्शन में 25.7 CUDA ड्राइवर्स एंड डिफॉल्ट स्ट्रीम बिहेवियर यानी नल स्ट्रीम ब्लॉकिंग रूल्स, हम लेगेसी नल स्ट्रीम और पर थ्रेड डिफॉल्ट स्ट्रीम्स के बीच के डिफरेंसेस में डाइव डीप करेंगे और उन हिडन सिंक्रोनाइजेशन रूल्स का पता लगाएंगे जो इनएडवर्टेंटली आपके पूरे GPU पाइपलाइन को स्टॉल कर सकते हैं।